कुछ लोकल लोगों का दावा है कि पेंग बोच मोनेस्ट्री में एक यति की खोपड़ी रखी हुई है और इसी एक्सपीडिशन के दौरान लोग इस मोनेस्ट्री में जाते हैं और इस यति की खोपड़ी का हेयर सैंपल लेते हैं। 1937 के एक साल में ऐसे 7 एक्सपीडिशन को ऐसे फुटप्रिंट मिले थे और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि इनमें से 2 एक्सपीडिशन ने तो यति होने का दावा भी किया था। असल में दोस्तों ये यति की जो कहानियां हजारों साल पुरानी कहानियां हैं और इसमें कुछ बुद्धिस्ट एरा की भी कहानियां हैं जो कि हजारों सालों से चली आ रही है। रेगुलेशन बनाए जाने का एक मतलब ये था कि नेपाल और अमेरिका की सरकारों को ये लगता था कि शायद यति रियल हो सकता है। अमेरिका वापस लौटने के बाद टॉम स्लिक ने कहा कि शायद 3 तरह के यति है, एक सुपर नेचुरल और 2 रियल। टॉम स्लिक का मानना था कि ऐसा कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 1986 की एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके यकीन को बदल कर रख दिया। दोस्तों साल 2008 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक इंडियन आर्मी का मिलिट्री कैंप और उसके लिए सड़क बनाई जा रही थी और इसी जगह काम करने वाला एक मजदूर यहाँ से पैदल चलकर वहाँ स्थित एक लोकल मार्केट तक जाता है और इसके बाद वे मार्केट से सामान खरीद कर और अंधेरा होने से पहले ऊपर स्थित कैंप में जाने के लिए वापस निकलता है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो मिलिट्री कैंप तक नहीं पहुंचता है और इस तरह उसका कई घंटों तक उसका कोई भी अता पता नहीं लगता है। एक दिन एक लोकल आदमी अपने घोड़े के साथ उसी रास्ते पर गुजरता है और उस मजदूर को वो रोड के किनारे एक साइड पर बैठा हुआ देखता है। ये मजदूर बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उस राह जाते व्यक्ति को ऐसा लगता है शायद ये मजदूर शराब पीकर बैठा हुआ होगा। इस मजदूर को बार बार आवाजें लगाता है लेकिन मजदूर की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती है। वे धीरे धीरे इस मजदूर की तरफ बढ़ता है और जब वे उस मजदूर के पास जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उस मजदूर की गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई है और वो सांस भी नहीं ले रहा था, वो जिंदा नहीं था। वो देखता है कि उसके पास ही कुछ पैसे बिखरे हुए हैं और उसका मोबाइल फोन साइड में पड़ा हुआ है। ये कोई चोरी या लूटपाट की घटना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी ने चोरी या लूटपाट के हिसाब से अगर उसको मारा होता तो उसके पास जो पैसे पड़े हुए थे, फोन पड़ा हुआ था, वो भी वहां पर नहीं होता। और उसकी गर्दन को देखकर भी ये नहीं लगता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी गर्दन टूटी हुई होगी। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता तो शायद वो नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता, लेकिन वो तो बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर और कहीं भी कुछ भी निशान नहीं थे, सिर्फ उसकी गर्दन ही टूटी हुई थी। उसके बाद उस मजदूर को डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर्स ने ये उसका चेकअप किया, उसका जो पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि किसी भी इंसान के लिए इस तरह से गर्दन तोड़ना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार से गर्दन तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। इसकी गर्दन किसी जंगली जानवर ने भी नहीं तोड़ी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके शरीर पर कोई पंजों के निशान जरूर होते, लेकिन उसके शरीर पर कोई पंजों के निशान भी नहीं पाए गए और कहीं पर भी उसका खून भी नहीं बहा, सिर्फ उसकी गर्दन टूटी हुई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों लोकल लोग बताते हैं कि जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस को उसकी लाश पर से एक बाल मिला और जब इस बाल की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये बाल ना तो किसी इंसान का था और न ही किसी जानवर का। पुलिस को वहां पर एक फुटप्रिंट भी मिलता है, जिसे देखकर लोकल लोग कहते हैं कि ये फुटप्रिंट एक यति का है। लोकल लोगों का कहना था कि जिस जगह पर यह सड़क बनाई जा रही थी उस जगह पर यति घूमते हैं और उन लोकल लोगों का मानना था कि इस मजदूर को भी उस यति ने ही मारा है। आखिरकार दोस्तों क्या है सच्चाई? दोस्तों यति का जिक्र तो आपने अक्सर सुना होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है यति होने का, या कोई मिस्टिकल बीस्ट है, या कोई सिर्फ एक जानवर है जिसे गलत समझ लिया जाता है? तो आइए जानते हैं दोस्तों यति के होने के रहस्य की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। फुटप्रिंट देखा है। The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. दोस्तों 1951 की एक ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टर और उनके साथी सर्जन माइकल वेड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें मेनल ग्लेशियर पर बर्फ के बीच में कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये पैरों के निशान 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे, जो कि एक इंसान के पैरों की तरह लगते थे। एरिक शिप्टर के पास उनका साइज नापने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो उन्होंने उनके पास ही रखी कुल्हाड़ी को ही उन चिन्हों के पास रखकर उन्होंने ये फोटो ली। ये फोटोज इतनी पॉपुलर हो जाती है कि ये दुनिया भर के अखबारों और मैगजीन में पब्लिश हो जाती है और दुनिया भर के लोगों द्वारा इसे फेस टिकट होने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में देखा जाता है। इन फोटोज के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के लोगों में एक रेस शुरू हो जाती है। धरती के अलग अलग कोनों से लोग हिमालय की पहाड़ियों में आते हैं यति की खोज करने के लिए, इस उम्मीद में कि वो पहले इंसान बनेंगे जो यति की खोज कर लेंगे। The search has taken him into some of the most spectacular scenic areas of the world.
to breathtaking vistas of natural. लेकिन दोस्तों ये यति दिखता कैसा है? जिन लोगों ने यति को देखने का दावा किया है उनकी डिस्क्रिप्शन में कई पॉइंट है जो कि कॉमन है। उनके मुताबिक एक बड़ा सा एप जैसा क्रीचर जो कि साइज में इंसानों से काफी बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे आर्म्स होते हैं, काफी पावरफुल छाती और पेट, और इसकी लंबाई जो थी वो 7 से 8 फीट बताई जाती है और इसका वजन 90 से 180 किलो तक बताया जाता है। भूटान के लोगों ने पूछने पर बताया कि इसके चेहरे को छोड़कर बाकी पूरे शरीर पर रेडिश ब्राउन या ग्रे ब्लैक कलर के लंबे लंबे बाल हैं और ये अपने शरीर को मोड़ नहीं सकता, यानी कि ये पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, इसलिए ये अपने आगे के 2 पैरों पर चलता है और जंगलों में ये अपने हाथ पैरों की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। और इनके अनुसार ये अपने हाथों में एक बड़ा पत्थर भी लिए होता है जिसको वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। दोस्तों भूटान के लोग जो यति को मानते हैं उनका मानना है कि यति अकेले या जोड़े में दिखाई देते हैं, बहुत रेयरली ये ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। ये सीटी बजाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इनसे बहुत ही गंदी बदबू भी आती है। कभी कभी ये मुस्कुराते हैं और अजीब तरीके से आवाजें भी निकालते हैं। इनका दिखना बुरे समय और मौत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों कहानियों के अनुसार यति भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत की हिमालय जैसे एरियाज में पाए जाते हैं। खासकर नेपाल और तिब्बत के ऊंचे बर्फीले इलाकों में ये रहता है। साल 1978 में हिमालय की हिस्ट्री पर कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर हिमालयन एंथ्रोपोलॉजी नाम की एक बुक पब्लिश करी। इस किताब के अनुसार तिब्बतन रिलीजियस और मैजिकल रिचुअल में यति के पास यूज होता है और इस किताब में कई सारे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट मेंशन किए गए हैं। दोस्तों यति को लेकर अगर पिछले कई सालों की अगर बात की जाए, कई लाखों सालों की बात की जाए तो यति को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। लेकिन दोस्तों अगर मॉडर्न जमाने की बात की जाए तो यति को देखने का सबसे पहला जो मामला है वो 1832 में सामने आया। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ब्रायन हेडसन ने द सर्जन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने अपने एक आर्टिकल में बताया कि उनका कहना था कि उनका सामना एक नॉन ह्यूमन क्रीचर से हुआ जो कि सर से लेकर पैरों तक लंबे लंबे काले बालों से ढका हुआ था और दिखने के बाद वो वहां से भाग गया। अपने आर्टिकल में उन्होंने इसको ओरांगुटान बताया। ओरांगुटान एक्चुअली में एक एप है जो कि एग्जिस्ट करता है आज के दिन में, लेकिन दोस्तों ये इंडिया में नहीं पाया जाता। ये इंडोनेशिया और मलेशिया का एक नेटिव एनिमल है। इसके बाद साल 1889 में ब्रिटिश आर्मी के एक फिजिशियन मेजर L.A. डल ने शिकार करने के लिए जब हिमालयन ग्लेशियर पर गए तो कुछ फुटप्रिंट दिखाई दिए और ये फुटप्रिंट ग्लेशियर के ऊपर की ओर जा रहे थे और एक चोटी के ऊपर जाकर गायब हो जाते हैं और ये फुटप्रिंट किसी होमिनाइड यानी कि मंकी ह्यूमन टाइप एनिमल के थे। इसी तरह साल 1921 में माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन से लौटे हुए क्लाइम चार्ल्स हावर्ड बेरी और उनकी टीम ने एक इंग्लिश अखबार द स्टेटमेंट के जर्नलिस्ट को बताया कि कुछ बहुत बड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। इन फुटप्रिंट्स को एक लोकल गाइड ने मेहन कांग पी के पैरों के निशान बताया। दोस्तों इस शब्द का मतलब होता है मैन बेयर स्नोमैन, लेकिन उस जर्नलिस्ट ने गलत ट्रांसलेशन कर दी थी। इस महत्व शब्द को उसने मैन बेयर लिखने की जगह उसने फिद लिख दिया, लेकिन जब यह आर्टिकल छपा तो फिद को अबोर मिनट में इसको एक्सचेंज कर दिया और इसी तरह अबोर मिनट में स्नोमैन शब्द पैदा हुआ और जिसे आज तक यति के सिनोनेम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और साल 1937 तक आते आते यति से रिलेटेड डिस्कवरीज बढ़ गई थी। एक्सप्लोरर W.H. टेलम को जम्मू ग्लेशियर पर यति जैसे फुटप्रिंट्स दिखे और इसी साल जम्मू ग्लेशियर पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन हेंट ने भी यति के फुटप्रिंट्स देखे। इस 1937 के एक साल में टोटल 7 एक्सपेडिशन को ऐसे फुटप्रिंट्स मिले और इनमें 2 एक्सपेडिशंस ने तो यति देखने का दावा भी किया। लोकल हंटर्स गाइड और शर्पा ने अपनी रिपोर्ट में तिब्बतन मोनेस्ट्री में यति के हाथ और खोपड़ी रखे होने का भी दावा किया है और चलते चलते वेस्टर्न लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन साल 1930 में वेस्टर्न फॉरेन के लोगों को नेपाल में घूमने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ कुछ ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट को रिस्ट्रिक्ट एंट्री अलाउड होती थी। इसके पीछे कारण था नेपाल की उस वक्त की रूलिंग डायनेस्टी राणा डायनेस्टी। ये बाहर के इन्फ्लुएंस को नेपाल के अंदर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन साल 1951 में जब सत्ता पलट गई और इसके बाद विदेशियों का आना नेपाल आसान हो जाता है और इसलिए 1951 की सबसे फेमस कहानी होती है एरिक शिप्टन की, जिसमें यति के फुटप्रिंट्स की ये तस्वीर ली जाती है और दुनिया भर में ये चीज एक बार फिर से पॉपुलर हो जाती है। इस फोटो के बाद ही था कि दुनिया भर से लोग, विदेशों से लोग नेपाल की ओर पहुंचने लगते हैं यति की खोज करने। साल 1953 में ब्रिटिश अखबार डेली मेल अपनी एक खुद की एक्सपीडिशन भेजता है जिसमें कई सारे जर्नलिस्ट और माउंटेनियर्स शामिल थे। आज के हिसाब से इस एक एक्सपीडिशन पर 1.35 मिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों लोकल लोगों का दावा था कि बेंग पोंच मोनेस्ट्री में एक यति की खोपड़ी रखी हुई है। इस एक्सपीडिशन के दौरान ये लोग मोनेस्ट्री में जाते हैं और यति की खोपड़ी का हेयर सैंपल लेते हैं और जब इसे एनालिसिस के लिए भेजा जाता है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ना तो किसी इंसान का है और ना ही किसी जानवर का और ना ही ये कोई बाल है। The testing concluded that the hair on the Yeti scalp did not belong to an unknown species or a cryptid creature. और उस वक्त के एक फेमस अमेरिकन ऑयल मैन और
मिलीनियर टॉम स्लिक भी अपनी तरफ से कई तरह के यति की खोज के लिए एक्सपीडिशन करते हैं। 1957, 1958 और 1959 में उन्होंने अरुण वैली समेत ईस्ट नेपाल की घाटी में यति की खोज करी। पहली एक्सपीडिशन में उन्हें 3 यति के फुटप्रिंट्स मिले और कुछ बाल भी मिले। दूसरी एक्सपीडिशन में ब्लड हाउंड्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें माउंटेन लॉयंस और बेयर्स पर ट्रेन किया गया था। इन्होंने 4 मोनेस्ट्रीज में जाकर यति की बताई जाने वाली 2 खोपड़ी और एक ममीफाइड हेड को भी स्टडी किया। कई महीनों तक रिसर्च करी इन्होंने इसके ऊपर, और अमेरिका वापस लौटने के बाद टॉम स्लिक ने बताया कि शायद 3 तरह के यति है, एक सुपर नेचुरल और 2 रियल। एक रियल यति उस डिस्क्रिप्शन में मैच करता है जिसकी फोटो एरिक शिप्टन ने खींची थी। टॉम स्लिक ने कहा कि वह अभी इन 3 टीज के बीच रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फाइंडिंग दुनिया के सामने पेश कर पाते हैं, इससे पहले ही वो एक एयरप्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। ये राज भी उसी के साथ चला। साल 1959 में नेपाल और अमेरिका की सरकारों ने साथ मिलकर कुछ रेगुलेशंस बनाए, और इस रेगुलेशन में 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि नेपाल की सरकार कुछ पैसा कमाना चाहती थी। इससे 55,000 इंडियन रुपीस की रॉयल्टी फीस रखी गई कि अगर कोई परमिट लेना चाहता था यति की खोज करने के लिए। दूसरा पॉइंट यह था कि यति को मारने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आप सेल्फ डिफेंस में उनको मार रहे हो तो ठीक है। नेपाल सरकार ने यति को जिंदा पकड़ने की अनुमति भी दी, लेकिन अगर ऐसा होने पर उन्हें सबसे पहले नेपाल सरकार को सरेंडर करना होगा। और तीसरा पॉइंट यह था कि यति होने से संबंधित रिपोर्ट्स को सबसे पहले नेपाल सरकार को सौंपने और इसे पब्लिश करने से पहले नेपाल सरकार की परमिशन लेने को कहा गया। बड़ी कमाल की रेगुलेशंस थी ये। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह थी कि नेपाल सरकार खुद नहीं जानती थी कि यति रियल में है। रेगुलेशन बनाए जाने का एक मतलब यह जरूर था कि नेपाल और अमेरिका की सरकारों को लगता था कि शायद यति रियल हो सकता है। इन सरकारी रेगुलेशन के पास होने के बाद ढेर सारे लोग आए नेपाल और बहुत सारी एक्सपीडिशंस हुई, लेकिन खास तौर पर 3 ऐसे एक्सपीडिशंस है जिनका नाम लेना बनता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया यति का सच पता लगाने के लिए। पहले है आयरिन अमेरिकन एक्सप्लोरर पीटर बायन। यति की खोज में इन्होंने 5 अलग अलग एक्सपीडिशंस में 38 महीने हिमालयाज में इन्होंने गुजारे, और इस एक्सपीडिशंस के दौरान ये पेंग बोच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी गए, और जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और जिसमें यति के हाथ और खोपड़ी रखे जाने का दावा भी किया जाता है। और इस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने मोनेस्ट्री के लामा से यति का हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने इसका हाथ देने से सख्त मना कर दिया। मोनेस्ट्री के लामा ने कहा कि ऐसा करना मोनेस्ट्री के लिए बेड लक होगा। पीटर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लामा को मनाने की, और डोनेशन के बदले उन्हें यति के हाथ की एक उंगली फाइनली मिल गई। इस उंगली को लेकर वो इंडिया पहुंचे और अपने एक्टर दोस्त जेम्स स्टीवर्ट की मदद से इसको स्मगल करा दिया और लंदन पहुंचा दिया। जेम्स स्टीवर्ट की पत्नी लारिया अपने लग्जरी बैग में इसको छिपाकर इसको लंदन लेकर गई, और लंदन में इस उंगली की एनालिसिस करी प्रोफेसर विलियम्स ओस्मान हिल ने, और पता चला कि ये उंगली एक्चुअली में किसी यति की नहीं बल्कि एक इंसान की उंगली थी। दूसरे एक्सप्लोरर है यहाँ पर इटली के लेजेंड क्लाइम राइन होल्ड मेसन, और इन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर अलाइव माना जाता है। और 1986 से पहले राइन हाल्ड अपनी किताबों में यति को एक बकवास कहकर नकार देते थे। इनका मानना था कि ऐसा कोई भी जीव एडजस्ट नहीं करता है, लेकिन 1986 की शाम को कुछ ऐसा हुआ जो कि उनके यकीन को हिलाकर रख दिया। वह तिब्बत में शर्पा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सदियों पुराने एक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, और थोड़ा रास्ता भटक गए। तभी इनके सामने एक बड़ी सी काली सी चीज इनके सामने आई, और इन्होंने सीधा खड़ा होकर देखा इंसानों से तेज भागते हुए और पेड़ों के बीच से उछल कूद करते हुए देखा। राइनहाल्ड कहते हैं कि एक समय पर यह मुझसे केवल 10 कदम दूर था, बिना हिले डुले, लेकिन फिर ये अचानक से गायब हो गया। इसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी, और इस घटना के बाद राइनहाल्ड दोस्तों यति से अपसेट हो गए। जिस यति को ये कभी मानते नहीं थे, उस यति की खोज करने के लिए इन्होंने 12 साल लगा दिए। क्या कंक्लूजन निकला? फाइनली इन्होंने कहा कि यति एडजस्ट नहीं करता है। पहाड़ों में इंसानों जैसा दिखने वाला कोई भी एबो मिनट स्नो में नहीं रहता है। इन्होंने कहा कि यति और कुछ नहीं बल्कि हिमालयन ब्राउन बेयर है, यानी कि एक भालू। सन 1939 में जर्मन की नाजी पार्टी द्वारा सस्पेंस सीक्रेट मिशन पर तिब्बत आए जलंस एंस शेफर भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि कोई भी यति एडजस्ट नहीं करता। यहाँ जब स्थानीय लोगों ने उनको कहा कि यहाँ पर पहाड़ों में ऊपर की ओर यति रहता है, तो वो अपने साथ बंदूक लेकर ऊपर की ओर चल गए और उसे गोली से मार दिया। एंड शेफर के अनुसार स्थानीय लोग जिसे यति बता रहे थे वो असलियत में एक हिमालयन ब्रेन भालू था। उन्होंने साल 1992 में अपनी मौत से पहले राइनहाल्ड को एक चिट्ठी लिखकर ये सब बताया।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान एडमंड हिलरी ने भी कई सालों तक हिमालय में यति की खोज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि असलियत में यति एडजस्ट नहीं करता है। इनका कहना है कि यति सिर्फ इंसानों का एक मिथ है जो इनके सुपर मिस्टिशन से पैदा हुआ है। यति को लेकर कुछ रिसेंट में भी रिसर्च स्टडीज भी करी गई है, जैसे कि 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई ये स्टडी। ब्रा स्काइज नाम के एक जर्नलिस्ट ने हिमालयाज के अलग अलग एरियाज में 30 से ज्यादा हेयर सैंपल्स का टेस्ट किया। इन सभी का यति होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी सैंपल्स घोड़े और भालू जैसे जानवरों के निकले, और जो 2 सैंपल्स बचे वो किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं हुए। हो सकता है कोई ऐसी जानवर की स्पीशीज रही हो जिसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने जब इस डेटा को वापस रीचेक किया तो उन्होंने पाया कि ब्रायन ने कुछ गलती कर दी थी इन 2 सैंपल्स को एनालाइज करने में। असलियत में ये 2 सैंपल्स भी किसी नॉन स्पीशीज के ही है, जो कि हिमालयन ब्राउन बेयर की एक रेयर सब स्पीशीज की है। 2017 में न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसी ही एक रिसर्च करी गई, जो कि फिर से इसी कंक्लूजन पर पहुंची। 9 से ज्यादा यति के सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस किया गया। इसमें न सिर्फ बाल बल्कि हड्डियां और उस दांत भी शामिल थे, और इसमें पाया गया कि 8 सैंपल्स एशियन ब्लैक बेयर्स और हिमालयन ब्राउन बेयर्स यानी कि तिब्बतन ब्राउन बेयर्स और 1 सैंपल कुत्ते का है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो कहानी बताई थी, जो अरुणाचल प्रदेश में एक मजदूर का मर्डर हुआ था, इस मर्डर की कहानी को सुनकर बीबीसी के रेडियो जर्नलिस्ट एंड्रयू बेनफील्ड और रिचर्ड हासी वहां पर गए, और वहां जाकर इन्होंने पता करने की कोशिश की कि क्या सच में इस मजदूर को एक यति द्वारा मारा गया था। और जब इन्होंने पुलिस एफआईआर को ढूंढा तो पता चला कि पुलिस एफआईआर में साफ साफ लिखा था कि इनको पता नहीं है कि इस मजदूर की मौत कैसे हुई थी। So it references a dead body that's been found. It says the body has been identified as a man who was working as a labourer. It says that the cause of death is not known. लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट में ना तो कोई यति का ना यति के फुटप्रिंट्स का कोई मेंशन था। No mention of a yeti. और इन्होंने उस डॉक्टर को भी ढूंढ निकाला जिसने इस बाल का टेस्ट किया था, और कहा था कि ये बाल ना तो किसी जानवर का है और ना ही किसी इंसान का है। और जब इन्होंने खुद से इसका टेस्ट किया तो पता चला कि असल में ये कोई बाल है ही नहीं, ये पट्टी या पेड़ का कोई हिस्सा था। So we took it and we sent it for investigation, but they said no, it's not any biological species. It's not an hair. So it is some maybe parts of plant or leaf or something maybe, but not. लोगों के मन में ये शक था कि शायद इस मजदूर को यति ने मारा था, और जब ये बात हवा की तरह फैली तो लोगों ने अपने अपने मनगढ़ंत पीसेस जोड़ने इसमें शुरू कर दिए। और आज के दिन इस मिस्ट्री का राज बड़ा साफ दिखाई देता है, क्योंकि यति कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, आज हम स्मार्टफोन की दुनिया में जीते हैं। पिछले 15 सालों से लगभग हर इंसान के पास, दुनिया के हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। हर इंसान के हाथ में लगभग एक कैमरा है। तिब्बत, हिमालय जैसे एरियाज में कितने लोग रहते हैं। अगर सही में यति होता तो एक फोटो हमें कहीं पर भी दिखनी चाहिए थी। लोगों का यति जैसी सुपरनेचुरल और माइथोलॉजी जैसी चीजों में विश्वास अक्सर सोसाइटी और कल्चर से आता है। लोग ऐसी कहानियों को मानते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसी कहानियां सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में यति आज के समय में एडजस्ट करता है? क्या सही में कोई यति है जो लोगों द्वारा खोजे गए, उनके द्वारा रिसर्च करी गई? क्या सही में यति था या सिर्फ ये एक अफवाह थी या लोगों द्वारा बनाई गई कहानियां थी? अब तक हमने जो भी देखा इस वीडियो में, यहाँ तक जो भी देखा, अब तक ऐसा कुछ भी एक प्रमाण नहीं, कुछ भी एक सबूत नहीं मिला, जो कोई भी एक सबूत नहीं जुटा पाए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट की, जो ये साबित कर सके कि सच में इस दुनिया में यति एडजस्ट करता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक लोगों के द्वारा बनाई गई कहानियां थी, जो कि जनरेशन टू जनरेशन लोग इसको पास ऑन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।